वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में समंदर था। चंदर कुछ बोल नहीं पाया, जैसे उसके हर शब्द गुनाह हो। क्या ये प्रेम था या कोई तपस्या? हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आपका मोनिकाज लिटरेरी लॉन्ज में। आज हम बात करेंगे ऐसी प्रेम कहानी की जो शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखी गई थी। गुनाहों का देवता, हिंदी साहित्य की वन ऑफ फेवरेट नॉवेल्स में से एक, जिसे पढ़कर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार सिर्फ पा लेने का नाम है या सच्चा प्रेम वही है जो त्याग से परिपूर्ण हो। ये है पद्मश्री डॉक्टर धर्मवीर भारती की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता, जो सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई और तब से लेकर के आज तक वह उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी कि शुरुआती दौर पे। आज तक इसके 100 से अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुकी है। ये भारत की सबसे दुखांत और भावनात्मक कहानियों में से एक है। ये काल्पनिक कहानी जो भारती जी की अनुभव और परिपक्वता के कारण बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होती है, जैसे उन्होंने खुद के ही दुख और पश्चाताप को लिख दिया हो। जब वो ये उपन्यास लिख रहे थे तब वो केवल 23 वर्ष की उम्र की थे। इतनी कम उम्र में इस परिपक्वता के साथ लिखना, अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट रूप देना सच में सराहनीय है। ये कहानी है सुधा और चंदर की। सुधा जो डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी है, और चंदर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य, जिसे वो अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, जिसके कारण चंदर का सुधा के घर में आना जाना लगा रहता है। सुधा जो वर्षों पहले अपनी बुआ के घर से इलाहाबाद अपने पिताश्री के पास आ जाती है रहने के लिए, तब से लेकर आज तक वो कब और कैसे चंदर की हो गई ये वो खुद नहीं जानती। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिर पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटियों के मेंबर है, चंदर की इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पे वो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थे। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़ी निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितना दुलार और फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाक कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कई बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर में कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता है। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती है तो सुधा की उसे डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा भी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। तो ऐसी थी सुधा और चंदर। चंदर एक आदर्शवादी और प्रगतिशील युवा है। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंद्र कपूर को अपना चुका था जब वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई
पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा रखा था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। तो ऐसे थे चंदर और सुधा, दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं। सुधा के चरित्र निर्माण का जितना श्रेय उसके पिता डॉक्टर शुक्ला को जाता है, उतना ही चंदर को भी। सुधा कब कहाँ जाएगी ये सब कुछ वो चंदर से पूछ लेती थी, ताकि चंदर को कुछ बुरा ना लग जाए। सुधा के लिए चंदर उसका दोस्त, मार्गदर्शक और कहीं न कहीं उसके दिल में एक विशेष स्थान रखता है। चंदर भी कब सुधा के साथ एक आत्मीय जुड़ाव महसूस करने लगता है, उसे ये नहीं पता। लेकिन चंदर जानता है ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, क्योंकि वो सुधा को पाना नहीं चाहता, बल्कि उसे सम्मान देना चाहता है, उसे ऊंचाइयों पे देखना चाहता है। और जिस डॉक्टर शुक्ला ने उस पर इतना विश्वास जताया है, उसे अपने बेटे से बढ़कर माना है, वो उसकी ही बेटी से प्यार करके उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता है। समाज की बंधनें और डॉक्टर शुक्ला का विश्वास चंदर को कभी भी अपना प्रेम स्वीकार करने नहीं देता। सुधा भी चंदर से एक गहरा जुड़ाव रखती है, पर उनके रिश्ते में एक अदृश्य दीवार होती है, जो उसे यह महसूस ही नहीं करने देता कि ये एक साधारण जुड़ाव नहीं, बल्कि प्रेम ही है। पाठ के बीच बीच में कहानी के अन्य किरदार, जैसे उसकी सहेली गेसु और एग्लो इंडियन लड़की पम्मी, उसे ये बताना चाहते हैं कि ये एक साधारण लगाव नहीं, बल्कि प्रेम ही है, पर वो उसे स्वीकार नहीं कर पाती। शायद समाज की बंधनें, पिता का सम्मान और खुद चंदर के मन की अंतर्द्वंद उसे ये स्वीकारने देता ही नहीं। इस पूरे उपन्यास में चंदर और सुधा के अलावे भी कई इंटरेस्टिंग किरदार हैं, जो इस कहानी के अभिन्न अंग है और इस कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। जैसे सुधा की बुआ की बेटी समझदार विनती, जो सुधा से बेहद प्रेम करती है और बाद में उसे चंदर से भी प्रेम हो जाता है। और एग्लो इंडियन पम्मी डिक्रूज, जिसका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने भाई बंटी के साथ रहती है। उसका भाई बंटी जो प्रेम में पागल हो चुका है। ये सभी किरदार अपने अलग अलग चरित्र और समझ के कारण इस पूरे कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। इस कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सुधा की शादी हो जाती है। वैसे सुधा शादी करना नहीं चाहती थी, अपने पिता के साथ रह के उनकी सेवा करना चाहती थी। चंदर के छत्र छाया में बहुत पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती थी, पर पिता के सम्मान और चंदर के लाख समझाने पर वो विवाह तो कर लेती है, लेकिन बेमन से की गई इस शादी में वो कभी खुश नहीं रह पाती। सुधा के जाने के बाद चंदर अकेला पड़ जाता है, बहुत अकेला। वो दोनों एक दूसरे को पत्र तो लिखते हैं, लेकिन ये पत्र उनके अकेलेपन को दूर नहीं कर पाता। सुधा का पति कैलाश बहुत ही सुलझा और समझदार व्यक्ति, उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो सुधा के मन में वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाता, और यहाँ शारीरिक प्रेम सुधा के लिए आत्मघात के बराबर थी, जो उसे धीरे धीरे खत्म करता जा रहा था। इस कहानी से आप ये जरूर सीख पाएंगे कि बेमन से किया गया कोई भी कार्य अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। यहाँ सुधा अपने मानसिक शांति के लिए पूजा पाठ में लग जाती है, वही दूसरी ओर चंदर अपने मानसिक शांति के लिए पम्मी की शरण में जा पहुंचता है। पम्मी डिक्रूज आकर्षक एग्लो इंडियन लड़की, जिसका डाइवोर्स हो चुका है। चंदर के व्यक्तित्व के लिए वो उसे बहुत पसंद करती है। चंदर भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पम्मी के पास जा पहुंचता है, जहां वो पम्मी के यथार्थवादी प्रेम में सुधा को भूल जाना चाहता है। इस उपन्यास के पहले भाग में आदर्शवादी प्रेम को दिखाया गया है, तो दूसरे भाग में शारीरिक आकर्षण और वासना को ही प्रेम मान लिया गया है। प्रेम को लेकर चंदर की मन की इस दुविधा को आप पूरे पाठ में देख सकते हैं। कभी आदर्शवादी प्रेम और त्याग की जीत होती है, तो कभी वासना और शारीरिक आकर्षण का पल्ला भारी होता है। ये कहानी आदर्शवाद, आध्यात्मिक और सामाजिक बंधनों की कहानी है, जहाँ प्रेम
केवल पवित्रता की ही नहीं बल्कि त्याग की भी परिकाष्ठा है। चंदर का डॉक्टर शुक्ला के प्रति सम्मान और सामाजिक बंधनों के कारण कभी भी वो अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर पाता। वह डॉक्टर शुक्ला के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो कभी अपने प्यार को स्वीकार भी नहीं करता और अपने प्रेम का त्याग कर देता है। यह त्याग गुनाह बन जाती है। ये वो गुनाह है जिसके कारण चंदर गुनाहों का देवता बन जाता है। उसके सिर्फ एक त्याग के कारण न जाने कितनी ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खुद सुधा की भी। सुधा जो इस त्याग की कीमत अपनी जान से चुकाती है। खुद चंदर जो शारीरिक प्रेम और मानसिक शांति के बीच उलझ कर रह जाता है। पम्मी जो अपने यथार्थवादी प्रेम से चंदर को बहुत देर तक बांधे नहीं रख पाती है। और बिनती जो चंदर से शादी तो कर लेती है, पर उसे ये पता होता है कि वह कभी भी सुधा की जगह नहीं ले सकती। तो इस त्याग से किसका भला हुआ? कभी कभी प्रेम में त्याग नहीं होनी चाहिए, प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कहानी अंत तक आते आते बहुत ही मार्मिक और भावुक हो जाती है, जिसे शब्दों के जरिए व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। ये कहानी आपको अंदर तक झंझोर देगी, रुला देगी। डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये कालजयी उपन्यास सच में एक अद्भुत रचना है। इसे समरी के थ्रू व्यक्त कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि हर पुस्तक प्रेमी को ये कहानी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही कहानी नहीं है, बल्कि ये आपको बहुत कुछ सिखा करके भी जाएगी। तो एक बार इसे आप जरूर पढ़ें। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको मेरी ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियो में नई भावनाओं के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।